इस मूवी में हमें जो समय दिखाया जा रहा है वो सन 2065 का है, जहां हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी लगातार बढ़ते तापमान और इंसान की अपनी गलतियों की वजह से समुद्र की सतह बहुत बढ़ चुकी है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। धरती का ज्यादातर हिस्सा अब डूब चुका है, लेकिन पृथ्वी के सिर्फ दो महाद्वीप ही बचे हुए हैं। ये दोनों मिलकर रहने की बजाय आपस में संसाधनों रिसोर्सेस के लिए लड़ रहे हैं और दोनों ही महाद्वीपों के बीच अक्सर युद्ध का खतरा बना रहता है। इसी वजह से इन दोनों में से एक महाद्वीप ने अपना मिलिट्री बेस तैयार किया ताकि अगर दूसरा कोई भी हरकत करे तो उसे रोका जा सके। इस बेस का नाम सेंटिनल था और ये समुद्र के बीचों बीच बनाया गया था। इसलिए हर 2 साल में यहाँ के स्टाफ को बदला जाता है। हर 2 साल में वहाँ ड्यूटी कर रहे लोगों को लेने के लिए एक रेस्क्यू टीम आती है, मगर इस बार उन्हें लेने कोई नहीं आया। इन लोगों को यहाँ रहते हुए 2 साल और 3 महीने से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें लेने कोई टीम नहीं आई थी। इन 4 लोगों के नाम थे कैसिडी, सलिवन, बेन्स और हेंड्रिक्स, जिनमें से हेंड्रिक्स उनके कैप्टन थे। एक रात जब तूफान बहुत तेज था और समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठ रही थीं, उसी दौरान सुलिवन मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा जाल मछलियों से भर गया था, जिस वजह से उसे ऊपर खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि तूफान लगातार तेज हो रहा था। इसी बीच अचानक आउटपोस्ट का ड्रेनेज पाइप टूट जाता है, जिस वजह से बेंच को उसे ठीक करने के लिए जाना पड़ता है। मगर उसे ठीक करते समय उसका हाथ पाइप में फंस जाता है, जिससे वो बहुत मुश्किल से बाहर निकालता है। वहीं दूसरी ओर सुलिवन के हाथ से मछलियों से भरा जाल पानी में गिर जाता है और सारी मछलियां भी बह जाती हैं। अब सुलिवन दोबारा मछली पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उनके पास खाने की कमी थी और ऐसा मौका उन्हें फिर नहीं मिलता। मगर तूफान की वजह से उसे हार माननी पड़ती है और जब वह एक बड़ी लहर को आता देखता है तो हेंड्रिक्स के साथ अंदर आ जाता है। वो लहर सेंटिनल से टकराती है और बेस को पूरी तरह हिलाकर रख देती है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि सुलिवन और बेंस पिछली रात मछली पकड़ने को लेकर बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि सुलिवन मछली पकड़ने में नाकाम रहा था। बेंज उसे ताने मार रहा होता है। उन्हें लड़ता देख हेंड्रिक्स उन्हें डांटता है और कहता है, तुम लोग बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। यहाँ इतने लंबे समय से घर न जा पाने की वजह से बेंज बहुत गुस्से में था। वो हेंड्रिक्स से कहता है, आप हमें आदेश देने की बजाय मेन कंट्रोल रूम से संपर्क करके क्यों नहीं पूछते कि हमें लेने अब तक कोई शिप क्यों नहीं आई। इस पर हेंड्रिक्स बोलता है, मैं टेलीग्राफ मशीन को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो रिपोर्टिंग के लिए है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुलिवन टेलीग्राफ से आज की रिपोर्टिंग बेस को भेजता है। वो हर दिन रिपोर्ट भेज रहा था, जिसका जवाब भी हर बार वही मैसेज आता था। इसी बीच हेंड्रिक्स को पानी में एक जहाज आता हुआ दिखता है। वो रडार से कंफर्म करने को कहता है। उसे आता देख सुलिवन बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये रेस्क्यू टीम है, लेकिन हेंड्रिक्स सबको अलर्ट रहने के लिए कहता है। उसका कहना था कि हो सकता है ये दुश्मन का जहाज हो, इसलिए कैसिडी उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश करती है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए हेंड्रिक्स हथियार तैयार करने के लिए कहता है और सुलिवन को एक गन देकर कहता है, तुम जाओ और उस जहाज को चेक करो, जो भी स्थिति हो मुझे खबर दो। बेचारे सुलिवन को न चाहते हुए अपने कैप्टन का आदेश मानना पड़ता है और वो उस जहाज पर जाता है, लेकिन तभी उसका हेंड्रिक्स से संपर्क टूट जाता है। सुलिवन जब उस जहाज के अंदर पहुंचता है तो वहां हर जगह धूल जमी होती है, साथ ही वहां कुछ खाना पीना भी रखा होता है। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जहाज कई दिनों से भटक रहा हो। उसे वहां 4 बैग्स भी दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि यही उनकी रेस्क्यू शिप है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर यहाँ हुआ क्या था और बाकी सब लोग कहाँ चले गए। सलीवन को समझ नहीं आ रहा था। सेंटिनल में जब हेंड्रिक्स से सलीवन की बात नहीं हो रही थी तो वो समझता है कि सच में वो शिप दुश्मन की है और शायद उन लोगों ने सलीवन को मार दिया है और हेंड्रिक्स अब उस शिप को पूरी तरह तबाह करने का फैसला करता है। अब वो कैसिडी से हथियार को एक्टिवेट करने की चाबी मांगता है, जिसको देने से वो इनकार कर देती है। इस पर हेंड्रिक्स गुस्सा करता है तो वो चाबी कैसिडी उसे दे देती है, मगर उससे पहले हेंड्रिक्स हथियारों को एक्टिवेट करता उसे सलीवन खुद कांटेक्ट कर लेता है। हेंड्रिक्स चाबी वापस कैसिडी को नहीं देता, बल्कि अपने पास ही रख लेता है। अब सलीवन भी शिप से वापस आ जाता है। वो आते ही हेंड्रिक्स को सारी सिचुएशन से आगाह करता है और उसे कहता है कि हमें इस शिप के बारे में बेस को बताना चाहिए। लेकिन हेंड्रिक्स उसे बताने से रोक देता है क्योंकि वो पहले उस शिप की छानबीन करना चाहता था, उसके बाद ही बेस को डिटेल में बताना चाहता था। फिलहाल इसके बाद ये लोग आयोडीन में नहाते हैं ताकि उन्हें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ये सब हेंड्रिक्स के इस रवैये से परेशान थे, इसलिए उसे बताए बगैर सलीवन बेस को टेलीग्राफ से मैसेज कर देता है। ये बात कैसिडी और बेंस दोनों को ही पता थी, इसलिए अगले दिन जब ये लोग बेस के रिस्पॉन्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं, तभी वहाँ हेंड्रिक्स आता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो। जिस पर बेंस उसे कहता है कि
हम बेस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सलीवन ने उन्हें कल ही रिपोर्ट भेजकर सब कुछ बता दिया था। ये बात सुनते ही हेंड्रिक्स सलीवन पर भड़क जाता है, लेकिन उसी बीच उन्हें टेलीग्राफ मशीन से एक मैसेज रिसीव होता है और वो मैसेज देखकर सभी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि सलीवन ने पिछले दिन जो मैसेज भेजा था, कंप्यूटर ने उसे वही मैसेज वापस भेज दिया होता है। मतलब कई हफ्तों से ये मशीन सलीवन का भेजा हुआ मैसेज ही उसे वापस भेज रही थी, क्योंकि बेस से उन्हें कोई भी मैसेज नहीं आ रहा था। ये सब देखने के बाद हेंड्रिक्स को किसी चीज का शक होता है और वो उस शिप के नेविगेशन हिस्ट्री से सारा डेटा निकालकर उसे सेंटिनल में रखे मैप में ढूंढने लग जाता है, ताकि हेंड्रिक्स शिप के रूट का पता लगा सके कि वो किस दिशा से आया है। दूसरी तरफ सलीवन बेंच को रात के वक्त चुपके से शिप के अंदर जाते हुए देखता है, मतलब कि बेंच के दिमाग में कुछ और चल रहा था। बेंच जब वापस आता है तो सलीवन उससे पूछता है, तुम इतनी रात गए शिप पर क्या कर रहे थे? लेकिन बेंच उसको कोई जवाब नहीं देता, तो सलीवन उसे ड्रिंक कराकर सब कुछ उगलवा लेता है। वो बताता है कि मैंने अपने परिवार को 2 साल पहले देखा था, उस वक्त वो कहाँ होंगे मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना है, जिसके लिए मैंने प्लान बनाया है कि मैं उस शिप के इंजन को रिपेयर करके यहाँ से निकल जाऊंगा। बेंच का ये आइडिया सलीवन को काफी अच्छा लगता है और वो भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो ये बात आकर कैसिडी को बताते हैं। सलीवन कैसिडी से कहता है, यहाँ से जाने के बाद हम दोनों अपना खुद का एक घर बसाएंगे। लेकिन कैसिडी ये सुनकर कुछ खास खुश नहीं होती। अगले दिन स्लीवन और बेंच साथ में उस शिप पर जाते हैं, जहाँ दोनों मिलकर किसी तरह से शिप के इंजन को ठीक भी कर देते हैं। और जब दोनों वापस सेंटिनल पर लौटते हैं, तो वहाँ हेंड्रिक्स दोनों का इंतजार कर रहा होता है। हेंड्रिक्स उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम दोनों वापस जाकर शिप के जरूरी पार्ट्स खोल कर ले आओ और बाकी की शिप को वहीं डूबने के लिए छोड़ दो। साथ ही घर जाने की जिद छोड़ दो। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया है तो क्या हुआ, उसके बावजूद भी तुम्हें गार्डिंग का काम करना होगा। इसके ये ऑर्डर बेंच और सलीवन मानने से साफ इनकार कर देते हैं। इस पर हेंड्रिक्स अपनी गन निकाल लेता है, इसलिए ना चाहते हुए भी दोनों को रिपेयरिंग का काम करना पड़ता है। हालांकि यहाँ अब भी उन्होंने हेंड्रिक्स का शिप को डुबो देने वाला हुक्म नहीं माना था, क्योंकि हेंड्रिक्स को कोई जरूरी बात करने के लिए कैसिडी ने बुला लिया था। ये बात सुनकर बेंच तो खुश हो जाता है, लेकिन सलीवन थोड़ा उदास था, क्योंकि वो अपने साथ कैसिडी को भी ले जाना चाहता था और वो बात करने कैसिडी के पास जाता है। सलीवन उससे बोलता है कि तुम भी हमारे साथ चलो और हेंड्रिक्स को इधर ही छोड़ देते हैं, मगर कैसिडी ऐसा करने से इनकार कर देती है। वो सलीवन से बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और जो भी हमारे बीच हुआ वो सब मैंने टाइम पास करने के लिए किया था, इसलिए तुम यहाँ से जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। यहाँ कैसिडी की ये बात सुनकर सलीवन काफी ज्यादा दुखी होता है। इसके कुछ देर बाद हम हेंड्रिक्स को फिर से शिप से मिले कोऑर्डिनेट्स को चेक करते हुए देखते हैं, जिससे उसको एक बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात पता लगती है। दरअसल उन चारों में से कोई तो था जिसने जानबूझकर रेस्क्यू शिप को गलत नेविगेट देकर उसे सेंटिनल से दूर रखा, मतलब कि उनमें से कोई एक दुश्मन से मिला हुआ है। बाकी चारों में से वो कौन है, इसका तो खुद हेंड्रिक्स को भी पता नहीं था। अगले दिन सुबह उन्हें अपनी तरफ एक और शिप आता हुआ दिखाई देता है, जिससे कैसिडी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। इस बार हेंड्रिक्स किसी को भी शिप में देखने के लिए नहीं भेजता है और इस बार वो डायरेक्ट शिप पर हमला कर देता है, लेकिन उसका ये निशाना छूट जाता है और रेस्क्यू शिप का भी कोई पता नहीं था। असल में उनके सामने वही पहले वाली शिप थी। तो ये लोग देखते हैं कि ये कोई दूसरी शिप नहीं बल्कि वही रेस्क्यू शिप है, और इसी के साथ यहाँ रिवील होता है कि ये सब हेंड्रिक्स ने किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इस जगह से जाए। इसलिए उसने पिछली रात उस शिप को दूर ले जाकर खड़ा कर दिया, ताकि वो उन लोगों को बेवकूफ बनाकर उस शिप को तबाह कर सके। जब सलीवन हेंड्रिक्स के कहने पर हमला नहीं करता, तो हेंड्रिक्स उस पर गोली चला देता है और गोली उसके कान को छूकर निकल जाती है। ये देखकर बेंच के मना करने के बावजूद सलीवन अपने दोस्त को बचाने के लिए तोप से उस शिप को उड़ा देता है। इसी दौरान मौका देखकर कैसिडी हेंड्रिक्स को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है, जिसे बेंच जान से मारना चाहता था, लेकिन सलीवन उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो हेंड्रिक्स को एक कमरे में जाकर बंद कर देता है। इस बात पर बेंच सलीवन से लड़ जाता है, जिसे कैसिडी समझाने की कोशिश करती है, तो बेंच वहां से चला जाता है। साथ ही अब सलीवन और कैसिडी फैसला करते हैं कि वो दोनों टेलीग्राफ की हर फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे, जब तक कि उनका किसी और से कांटेक्ट नहीं हो जाता। इसी दौरान कैसिडी सलीवन से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सब झूठ था, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाओ। लेकिन सलीवन चुप रहता है, लेकिन उसे कैसिडी पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपनी तरह से छानबीन करने का सोचता है। इसके बाद सलीवन हेंड्रिक्स को खाना देने के बहाने उससे बात करने के लिए जाता है। यहाँ वो हेंड्रिक्स से सवाल करता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपना इरादा ही बदल दिया, जिस बात पर हेंड्रिक्स उससे कोऑर्डिनेट्स की गड़बड़ वाली बात बताकर ये कहता है
कि इन कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक रेस्क्यू शिप यहाँ 3 महीने पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन हम में से किसी ने उसे गलत कोऑर्डिनेट्स देकर रास्ता भटका दिया। बाकी उसके बाद शिप पे मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ, इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। सलीवन उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि हम में से कोई एक गद्दार है, जिस पर हेंड्रिक्स हाँ में जवाब देता है। लेकिन सलीवन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो हेंड्रिक्स को वहीं बंद करके बाहर चला आता है और उसके बाद वो हर एक फ्रीक्वेंसी पर मैसेज करना शुरू कर देता है। उधर बेंज नशे में धुत होकर अपना कंट्रोल खो देता है। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए जब कैसिडी कम्युनिकेशन रूम में सो रही होती है तो बेंज उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे किसी तरह से कैसिडी खुद को बचा लेती है। लेकिन केसटी को जब पता चलता है कि बेंज ने एक्सप्लोसिव और तमाम हथियारों की चाबियां चुरा ली हैं और वो फौरन जाकर ये बात सिल्वन को बताती है। इसके बाद दोनों मिलकर बेंज को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हथियारों को एक्टिवेट करने जा रहा था। केसटी आखिर में बेंज को ये कहकर रोक लेती है कि अगर तुम मर गए तो अपने परिवार से कैसे मिलोगे। ये बात सुनकर बेंज रोने लग जाता है, जिससे केसटी चाबियां वापस ले लेती है। लेकिन सिल्वन इन हथियारों को लॉक करना चाहता था ताकि वो ये दोबारा न कर पाए, जिसके लिए उसे पासवर्ड चाहिए था और वो पासवर्ड हेंड्रिक्स के पास है। इसीलिए सिल्वन उससे पासवर्ड पूछने के लिए जाने लगता है। इस दौरान उसे बेंज रोककर ये बताता है कि मैं सबसे पहले हेंड्रिक्स को ही मारने गया था, पर मेरे पहुंचने से पहले ही उसने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये सुनकर सिल्वन जाकर हेंड्रिक्स के कमरे को चेक करता है तो वहाँ सच में हेंड्रिक्स नहीं था। अगले दिन केसडी सिल्वन को दिखाती है कि कैसे बेंज वापस से नॉर्मल होकर अपना काम कर रहा है। बेंज यहाँ दोनों से कहता है कि जब मैं घर से निकला था तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, मुझे अपने बच्चे का चेहरा देखना है, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसकी ये बात सुनकर सिल्वन बेंज को गले से लगा लेता है। उसके कुछ देर बाद बेंज और केसटी एक साथ समंदर के कचरे से अपने काम की चीज लेने के लिए जाते हैं। बेंच के साथ केसटी को अकेले जाते देख सिल्वन उसे गन देता है ताकि केसटी अपनी रक्षा खुद कर पाए। सिल्वन खुद समंदर से मछलियां पकड़ने के लिए उसमें जाल देखता है, जिसमें अचानक से हेंड्रिक्स की बॉडी फंस जाती है और सिल्वन देखता है कि किसी ने हेंड्रिक्स के सिर पर वार करके उसे मारा है, मतलब कि सच में उनके बीच कोई गद्दार मौजूद है। इसका पता लगाने के लिए सिल्वन बेंच और केसटी के रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है। इसी दौरान हम केसटी को देखते हैं जो बेंच को देख रही थी। उधर जब रिकॉर्ड से सिल्वन को कुछ नहीं मिलता तो वो हेंड्रिक्स की कोऑर्डिनेट्स वाली बात पर गौर करता है, जिससे उसे पता लगता है कि जब रेस्क्यू शिप यहाँ पहुंचा तो किसी ने उसे गलत कोऑर्डिनेट्स देकर रास्ता भटका दिया और मौका देखकर उनको मार भी डाला। और उसी टाइम से ये शिप पानी में भटक रही है और अब वहाँ पे केसडी भी आ जाती है। वो रो रही थी। वो सिल्वन से कहती है कि किसी चीज को पानी से निकालने की कोशिश में बेंज पानी में गिरकर मर गया। यहाँ इस वाक़े के बाद सिल्वन को पूरा यकीन हो चुका था कि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि केसटी है। फिलहाल वो अभी उससे कुछ भी नहीं कहता है। और जब अगली सुबह केसटी सोकर उठती है तो सिल्वन उसे वॉकी टॉकी से कहता है, मैं जानता हूँ गद्दार तुम ही हो जो कि हथियारों पर कब्जा करना चाहती हो, इसीलिए तुमने हेंड्रिक्स और बेंस की जान ले ली, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। यहाँ केसटी देखती है कि सिल्वन ने उसके पास से हथियारों की चाबियां चुरा ली हैं। अब वो भागते हुए कम्युनिकेशन रूम की तरफ जाती है, जहां सिल्वन एक्सप्लोसिव्स और हथियारों को एक्टिवेट करके इस सेंटिनल से सब कुछ तबाह कर देना चाहता था, क्योंकि उसके मुताबिक उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। सिल्वन केसटी के इस धोखे से पूरी तरह टूट चुका था। केसटी उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मेरे कॉन्टिनेंट के लोग इस वक्त बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हैं, उनके लिए मैंने ये सब किया। पर सिल्वन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और आखिर में वो एक्सप्लोसिव्स और सारे हथियारों को एक्टिवेट कर देता है, जो करते ही स्क्रीन पर एक एरर मैसेज आता है। दरअसल बेंच ने उसके सिस्टम में इस तरह से बदलाव कर दिया था कि कोई चाहकर भी इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता था। ये बात जानकर सिल्वन और केसटी दोनों ही हार मानकर बैठ जाते हैं और इसके बाद दोनों के बीच ये तय होता है कि अब चाहे किसी का भी कॉन्टिनेंट यहाँ हमला करे या कब्जा करने की कोशिश करे, तो हम दोनों उनसे अपने इस सेंटिनल की हमेशा रक्षा करेंगे, क्योंकि ये हम दोनों की ही दुनिया है जहाँ दोनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।